नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है, उस क्लास में हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन करेंगे और इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन जितना हो सकेगा वो करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए, और ये सभी एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि ये पॉलिटी का पोर्सन लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिखने में सिंपल है लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है यहाँ पे, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, तो याद रखना है कि 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन। ठीक, उद्घाटन किया किसने था, तो याद रखना MC सीतलवाड़। सीतलवाड़ ये कौन थे, ये प्रथम महान्यायवादी थे। अगर आपने महान्यायवादी वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, पहले न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इसी के तहत 1774 में पहली बार कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और ये 4 सदस्य था, 1+3, एक मुख्य 3 अन्य। मुख्य में थे एलिजा एप्पे, मुख्य पूछा जाता है एलिजा एप्पे, और अन्य में कौन कौन थे ये 3 में, तो हाइड, चैम्बर और लिमेस्टर। हाइड, चैम्बर, लिमेस्टर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो हाइड, चैम्बर, लिमेस्टर अन्य थे। ठीक, ये तो हो गया 1774 में। एक यहीं पर अगर बात कर लूं, एक यहीं पर अगर बात कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, पढ़ा होगा आपने, भारत शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम आया था। इसी के तहत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। किस कोर्ट की, फेडरल कोर्ट। और इसमें कितने सदस्य था, तो 1+7, याद रखना टोटल 8 सदस्य ये हाई कोर्ट था। ठीक है ना, फेडरल कोर्ट। ये आपसे पेट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पेट 2022 साल में पूछा गया था, अगर मुझे जहां तक याद है, कि फेडरल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी या अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। उसके बाद फिर आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है। ये जो फेडरल कोर्ट था, इसी के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोरिस गोयर। ये नाम याद रख लेना है, मोरिस गोयर, ये पूछ लिया जाता है अच्छे एग्जामों में पहले। ठीक, और उच्चतम न्यायालय के पहले कौन थे भारत के, हीरालाल जेकानिया। हीरालाल जेकानिया। चलिए, अब आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग डिटेल देखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब बोला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। अब देखो, अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, और इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। दूसरा पॉइंट, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संख्या है वो 1+7 होगी। ये तब का है जब बना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि ये संख्या हमें बढ़ानी है, ये संख्या अगर बढ़ानी है तो क्या होगा, कि संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाकर ये संख्या बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के किसके पास पावर है, संसद के पास पावर है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितनी संख्या है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, तो 1+33, एक मुख्य 33 अन्य। ठीक है ना, कुल 34 न्यायाधीश वर्तमान में है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, संसद के पास है। क्लियर हो गई चीजें, चलो आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो कुल मिला के एक तरीके से ये हमसे बात कर रहा है योग्यता की, है ना, एक तरीके से योग्यता की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग योग्यता की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, तो इसका उल्लेख
आर्टिकल 124 3 में किया गया है, 124 3 में किया गया है, 124 के थर्ड क्लॉज में किया गया है। और इसमें पहला पॉइंट बोला गया है कि भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में तीन चीज़ें हैं, बहुत अच्छे समझना, ये आपको हो सकता है बुक में ना मिले, लोकल बुक में एम लक्ष्मीकांत में जरूर मिल जाएगी। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि भैया लगातार 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश के पद पे हो, और इसी में और लगा के लगातार 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोला गया है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो, मतलब राष्ट्रपति कानून का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तो अब ये बताओ, आज तक ऐसी नियुक्ति नहीं हुई है जिसको राष्ट्रपति बोले कि चलो ये आदमी कानून का ज्ञाता है, इसको न्यायाधीश बना दो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है। ये दोनों पॉइंट आपके काम करते हैं आज भी, कि लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। तो हमसे क्या बोला है, एडवोकेट बोला है, तो 10 वर्षों तक कर देंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अब यहां हमसे नियुक्ति की बात कर रहा है। नियुक्ति आर्टिकल 124(2), नियुक्ति किस में है? आर्टिकल 124(2) में है। योग्यता किस में है? आर्टिकल 124(3) में है। ठीक, नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति कैसे, तो ध्यान रखना है कि नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। कॉलेजियम, कॉलेजियम की सिफारिश पर। अब ये कॉलेजियम क्या है? कॉलेजियम, ध्यान रखना है कि 5 सदस्यों की एक कमिटी होती है। 5 सदस्य, ये 5 सदस्य होते कौन है? तो एक हाई कोर्ट का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक, और अन्य 4 जो होते हैं ये वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। यही 4 + 1 5 मिलकर तय करते हैं कि आगे कौन बनने वाला है। ये कॉलेजियम कब आया था? शुरुआत से बिल्कुल नहीं। कॉलेजियम की व्यवस्था आई है आपकी 1993 से, ठीक है। कॉलेजियम कब से शुरू हुआ है? 1993 से, याद रखना है। तो 1993 से पहले कैसे नियुक्ति होती थी? ध्यान दीजिए, पहले पहले कैसे होती थी? पहले होती थी मंत्रिपरिषद की सिफारिश से, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मतलब मंत्रिपरिषद कहता था कि भैया इसको बना दो, तो उसको राष्ट्रपति बना देता था। तो कुल मिला के सरकार का ही आदमी मुख्य न्यायाधीश बनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 5 सदस्यों की कमेटी कहेगी उसी को बनाएंगे। 1993 से ये लागू हुआ है, ठीक। लेकिन 5 सदस्य जिसको कहेगा उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन शपथ और जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। बस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखेगा? तो ये लिखेगा भैया राष्ट्रपति को। पहली चीज, किसको लिखेगा? राष्ट्रपति को। ये याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं कि पद से हटाया कैसे जाता है, पद से हटाया कैसे जाता है, किसे किसे? तो भैया हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी बता देंगे यहीं पर, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का भी देख लें, दोनों का देख लें। दोनों के आर्टिकल अलग अलग है, बाकी प्रोसीजर सेम है इस वजह से। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आएगी तो आर्टिकल 124(4), और हाई कोर्ट की बात आएगी तो आर्टिकल 217(1). ये पद से हटाने की बात है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किस आर्टिकल के तहत पद से हटाया जाता है? 217(1), और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को 124(4). ठीक, हटाया कैसे जाता है? हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा, संसद में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव लाने के लिए क्या होगा? तो अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है या राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है, अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो 50 सदस्यों की समिति, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, और लोकसभा में अगर प्रस्ताव लाना है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है। ये समर्थन के बाद जब प्रस्ताव पारित होगा, मतलब भेजा जाएगा, उसके बाद 3 सदस्यीय समिति बनेगी। 3 सदस्यीय समिति बनेगी। ये समिति क्या करेगी? जांच करेगी कि भैया इसको हटाने लायक है कि नहीं, कुछ काम गड़बड़ किया भी है कि ऐसी हटाने के लिए बात हो रही है, ठीक है। 3 सदस्यीय समिति आएगी। उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद 2/3, 3 सदस्यीय समिति के बाद 2/3 मतलब विशेष बहुमत, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, बस वो क्या होगा, फिर पद से हट जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? जैसे मैंने बताया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग कैसे हटाए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, न्यायाधीश कैसे किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार बिल्कुल नहीं, कोई इच्छा नहीं। राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं, मैंने आपको जो प्रोसीजर बताया उसमें राष्ट्रपति सबसे लास्ट में है ना, तो ये बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर बिल्कुल सही। राष्ट्रपति क्या करेगा, अंत में सिग्नेचर करेगा और संसद क्या करेगी, 2/3 से विशेष बहुमत से पारित करेगी, बस तब हट जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे देखें। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति की आयु है, रिटायरमेंट की आयु कितनी है सर्वोच्च न्यायालय की? तो सर्वोच्च न्यायालय की, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के देख लेंगे, हाई कोर्ट के देख लेंगे। तो याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय का जब भी आएगा तो 65 वर्ष है और हाई कोर्ट का 62 वर्ष है। ठीक, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, हाई कोर्ट का 62 वर्ष। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का पूछा गया है तो 65 वर्ष लगा देंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। उच्चतम न्यायालय, पहले अगर मैं वेतन की बात कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट किसकी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते का उल्लेख आर्टिकल 125 में है। आर्टिकल 125 में है वेतन भत्तों के बारे में। ठीक, वेतन होगा कितना, वेतन होगा कितना ये भी देख लो। तो वेतन, एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका अलग होता है और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके अलग होते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो होगा 2,80,000 रुपये प्रति महीना और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनका 2,50,000 रुपये प्रति महीना। ठीक, तो 2,80,000 और 2.5 लाख रुपए मुख्य की, अन्य की। वेतन का उल्लेख आर्टिकल 125 में है और वेतन भारत की, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि पर भारित होता है ये, ठीक है ना, संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का उल्लेख पूछ लेगा तो आर्टिकल 266 में है। हालांकि संचित निधि हम लोग वित्त वाले चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। संचित निधि क्या होता है, आकस्मिक निधि क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेखानुदान क्या होता है। तो यहाँ वेतन का निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है कि कितना वेतन मिलना है। तो संचित निधि, मैंने बताया संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि किसके अंडर में काम करती है, तो संसद के अंडर में। और आकस्मिक निधि पूछ लेगा तो राष्ट्रपति के अंडर में। लेकिन जो वेतन होता है ये संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि ऑप्शन में नहीं है, तो संचित निधि का पूरा मालिक कौन है, किसके अंडर में है, तो संसद के अंडर में है, तो बस संसद लगा देंगे, है ना। थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चलिए विचार करते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो पहला है, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी आधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। मतलब संसद जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकार को बढ़ा नहीं सकती, कुल मिला के ये बोला गया है। तो क्या ये सही है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये भी बताओ। तो देखो, आर्टिकल 138 और आर्टिकल 139, ये दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। मैं ओरली बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक। आर्टिकल 138 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर, संसद क्या करेगी, संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की जो मूल अधिकारिता है, मूल क्षेत्राधिकार है, उसको बढ़ा सकती है, शक्तियों को बढ़ा सकती है। आर्टिकल 138 में। आर्टिकल 139 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता, जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो रिट अधिकारिता को बढ़ा सकती है 139 में। तो कुल मिला के 2 बार बढ़ा रही है मोटे मोटे तौर पर, तो ये इसी वजह से गलत है, पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। आप समझिए, यहां से 2 पॉइंट गलत है। देखो, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय, प्रशासनिक व्यय मतलब जो वेतन होता है, जो भी खर्चे होते हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, बिल्कुल गलत है।
सुप्रीम कोर्ट का तो भारत की संचित नीति पर भारित होता है, लेकिन हाई कोर्ट तो राज्य का है ना, तो हाई कोर्ट का राज्य की संचित नीति पर भारित होता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है ना। जिस राज्य में हाई कोर्ट होगा उस राज्य का भारित होगा, और संयुक्त का है तो वो जो राज्य हैं जिसके संयुक्त हाई कोर्ट है वो मिल बांट के भारित करेंगे, मिल बांट के खर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका गलत है, तो कुल मिला के दोनों पॉइंट गलत है, ऑप्शन डी आपका सही है यहाँ पे, ठीक है, ना ही एक ना ही दो। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ठीक। चलो आगे देखें। सेवानिवृत्त होने के पश्चात, मतलब रिटायरमेंट के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं, रिटायरमेंट हो गया है, ठीक, तो किसी भी न्यायालय में कुछ नहीं कर सकते वो, लाभ पद धारण नहीं कर सकते, ठीक। तो कुल मिला के किसी भी न्यायालय में नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करूं अगर, तो आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 128 मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए। क्या है? 126 में है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जिसकी बात हो रही है, ठीक है ना। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस अवस्था में राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब है कि यदि कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के साथ समझौता करके मिल के हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को न्यायाधीश बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना सकता है जो उसकी योग्यता पूर्ण करता हो। 128 में क्या है? सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति, मतलब ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं लेकिन काम ज़्यादा है, गणपूर्ति पूरी नहीं है, कोरम पूरा नहीं है, तो रिटायरमेंट वाले हाई कोर्ट, रिटायरमेंट वाले जो न्यायाधीश हैं उनको वापस ज्वाइन करवाया जा सकता है 128 के तहत। कौन करवाएगा? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो कौन मुख्य तरीके से करवा रहा है? तो राष्ट्रपति करवा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखें। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए, अभी हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति करता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। लेकिन कैसे? मैंने कहा कि अगर न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके, समझौता करके न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो बस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके। बताओ कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जो मैंने कहा बस वही, आगे क्वेश्चन 3-4 मिल गए, काम खत्म। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया? बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है, और मैंने आपको कॉलेजियम व्यवस्था कैसे काम करती है पूरा बताया है, ठीक है। तो 1993 से, और 1993 से नियुक्ति ऐसे हो रही, तो उससे पहले कैसे होती थी? मतलब 1950 से 1993 तक कैसे नियुक्ति होती थी? तो मंत्रिपरिषद द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब मंत्रिपरिषद की सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, ठीक। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? मैंने बताया 3 प्रकार से, आर्टिकल 126 के माध्यम से, आर्टिकल 127 के माध्यम से, और आर्टिकल 128 के माध्यम से। 126 में क्या है? कार्यवाहक। 127 में क्या है? तदर्थ। 128 में क्या है? सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति। बताओ, अतिरिक्त कहीं नाम आ रहा है? नहीं आ रहा, हटाओ। तदर्थ आ रहा है, बिल्कुल आर्टिकल 127। तो बस क्या है, एक सही है, 2 गलत है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है सिंपल कि नहीं? चलो आगे देखें। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो तदर्थ न्यायाधीश है उसका कहाँ प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है कि ऐसे न्यायाधीश, यदि गणपूर्ति, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, तो उस अवस्था में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में योग्यता पूरी करते हो, एलिजिबिलिटी पूरी करते हो,
और तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 127 के तहत की जाती है। आर्टिकल 127 में इसका उल्लेख है और केवल केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में मान्य है ये, ठीक है। तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक, ध्यान रखना। आगे देखें, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक, करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु तो बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति, आर्टिकल 128, बताओ, सही। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है, बिल्कुल सही है। अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है, दोनों, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, ठीक। कैसे कर सकते हैं? अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा, हाई कोर्ट कैसे करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 137 के तहत, हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो ये आर्टिकल भी याद रखने हैं बस। आगे देखें, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और निर्वचन मतलब नियुक्ति की बात हो रही है, नियुक्ति, तो कॉलेजियम व्यवस्था में कितने सदस्य होते हैं? कॉलेजियम व्यवस्था में भैया 5 सदस्य होते हैं, एक मुख्य 4 वरिष्ठ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तो कॉलेजियम व्यवस्था है जिससे नियुक्ति होती है, हाई कोर्ट में कैसे नियुक्ति होती है? तो दोनों में कॉलेजियम है, ध्यान रखना, कॉलेजियम दोनों में है, ठीक। फर्क क्या है भैया फिर? सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम है इसमें 5 सदस्य हैं, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम है इसमें 3 सदस्य हैं। 5 सदस्य का मतलब है 1 मुख्य 4 वरिष्ठ, और 3 का मतलब है 1 मुख्य 2 वरिष्ठ, ठीक। बस ये चीजें याद रखनी है। आगे देखें, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य, देखो समझो, केंद्र और राज्य के बीच, राज्य और राज्य के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र के बीच, तो ये जितने प्रकार की शक्तियां हैं, जितने प्रकार का विवाद है, ये आता है आपका आर्टिकल 131 के तहत। इसको कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति, मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 131 के तहत है, ठीक है। तो मूल क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार है ना, तो आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर परामर्श, अपीलीय और रिट अधिकारिता की बात करें तो रिट अधिकारिता आर्टिकल 139 में है, अपीलीय जो है वो आपका आर्टिकल 136 में है, और सॉरी आर्टिकल 132 में है, और परामर्श, विशेष परामर्श आर्टिकल 136 के तहत है। हालांकि मैं 31, 32, 33, 34, 35, 36 भी बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या किसको कहा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए, सेम क्वेश्चन है, मैंने बताया मूल क्षेत्राधिकार या मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, और आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है। बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? देख लेते हैं। वही ये कुल मिला के जो मैंने बताया, तो भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य सरकार के बीच विवाद हो गया तो वो मूल अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 131 के तहत। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला जैसे ही सही हुआ बस एलिमिनेट करो, पहला इसमें है ही नहीं, काट दो, पहला इसमें है ही नहीं, काट दो। उसके बाद है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, गलत, चुनाव की बात ही नहीं हो रही। केवल और केवल किस में आती है? राज्य का राज्य के साथ विवाद हो, या राज्य का केंद्र के साथ विवाद हो, या केंद्र का 2 या 2 से अधिक राज्यों के साथ विवाद हो, उसमें आता है मूल क्षेत्राधिकार। चुनाव कुछ मामला नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा इसमें दिया हुआ है, काट दो, बचा क्या? ऑप्शन सी, बस सही है कुल मिला के। तो ऑप्शन सी में एक तो पता ही है, चौथा देख लो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विरुद्ध विवाद, बिल्कुल सही है, हो गया, क्या दिक्कत बताओ। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसका आशय है,
बहुत बढ़िया। अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है अभिलेखीय न्यायालय, तो क्या हाई कोर्ट भी अभिलेखीय न्यायालय है क्या? बिल्कुल सही। दोनों दोनों क्या है? अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? जो सालों साल तक चलता रहे, हमें उसके पत्र मौजूद हों। तो वही है चीज़ें कि अगर कोई भी सुनवाई हो रही है, कोई भी अगर केस है, तो उसके जो रिकॉर्ड है वो दोनों के पास रहना चाहिए। अब अभिलेखीय न्यायालय है किस आर्टिकल के तहत? तो ये है आर्टिकल 129 और ये है आर्टिकल 215। ये पता होना चाहिए, आर्टिकल पता होने चाहिए, कई बार आ चुका है आर्टिकल। ठीक। तो अभिलेखीय न्यायालय है कि कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें आप दंड भी दे सकते हो। यही है अभिलेखीय न्यायालय। ठीक है। प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता अगर उसने कोई निर्णय दे दिया है तो। ठीक। तो ये भी बात है। तो इसके तहत इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है। साक्षात्मक मूल्य का मतलब है कि रिकॉर्ड होता है। अभिलेख का मतलब क्या है? रिकॉर्ड। और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि भाई जो भी रिकॉर्ड रखा गया है, अगर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही उसने निर्णय दिया होगा। तो वही बात कर रहा है। ठीक। चलो आगे देखें। भारत के नीचे भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में किसे अभिलेखीय न्यायालय माना जाता है? अभिलेखीय न्यायालय कौन है? तो मैंने बताया आपका कि 129 आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय है और आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों है यहाँ पे। ठीक। चलिए नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 के तहत एक पॉइंट याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, लेकिन अपने सुविधा के अनुसार वो दिल्ली के बाहर भी सुनवाई कर सकता है। अभी तक किया है क्या बाहर? बिल्कुल किया है। कहाँ? एक किया है हैदराबाद में और एक किया है श्रीनगर में। बस दो ही बार हुआ है। श्रीनगर में 1954 में, हैदराबाद में 1950 में। बस। ठीक है। तो कुल मिला के कर सकता है। अब कैसे कर सकता है वो पूछा गया है। तो जब करना होगा उच्चतम न्यायालय को, तो वो राष्ट्रपति से सलाह मांगेगा। राष्ट्रपति जब फाइनल सिग्नेचर कर देगा तो उसके बाद कहीं भी बाहर पूरे भारत में सुनवाई कर सकता है। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिकल 130 के तहत। ठीक। नेक्स्ट। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके तो जो सुनवाई होगी, मतलब संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई विवाद है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जाएंगे। ठीक है ना? अपीलीय क्षेत्र, यहाँ कोई परामर्श की बात नहीं होगी। परामर्श की बात होगी तो आर्टिकल 143 के तहत, वो आगे बताएंगे हम लोग, आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक। नेक्स्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है। ठीक। देख लेते हैं। मैंने आर्टिकल 130 बताया था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, और अगर कोई सुनवाई दिल्ली से बाहर करनी है तो राष्ट्रपति से अनुमोदन करके दिल्ली के बाहर भी कर सकता है, जैसे 2 बार कर चुका है, हैदराबाद और श्रीनगर में। ठीक हो गया। आर्टिकल 138 मैंने बताया कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति को बढ़ा सकती है, आर्टिकल 138 के तहत। 139 मैंने बताया कि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता की शक्ति को बढ़ा सकती है। बस बचा क्या? आर्टिकल 137। बस यही आपका सही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय के समीक्षा कर सकता है कि उसने सही दिया है कि नहीं दिया है, ये कर सकता है। हो गया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे बढ़े। चलो आगे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? तो देख लेते हैं क्या सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा सही बोला गया है? बिल्कुल सही है। कैसे सही है? आर्टिकल 137 अपने द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है कि भैया मैंने सही दिया है कि नहीं। अगर सही नहीं दिया है तो चेंज कर देंगे। बस पहला आपका सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं। बिल्कुल गलत। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है। बिल्कुल गलत। सभी के पास है। केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है। बिल्कुल गलत। नेक्स्ट। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है अपने दिए गए निर्णय की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है। क्या केवल हाई कोर्ट करेगा, कि केवल उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करेगा, कि हाई कोर्ट भी कर लेगा। तो याद रखना है दोनों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। संविधान की व्याख्या कौन करेगा अंतिम रूप से, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। संविधान का रक्षक भी किसे कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, बताओ, कोई दिक्कत, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत करता है, और यहीं हाई कोर्ट भी सुरक्षा करता है आर्टिकल 226 के तहत। दोनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ठीक है, दोनों आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है। जनहित याचिका, याद रखना है, जनहित याचिका की अवधारणा जो है यूएसए से ली गई है, अमेरिका। ठीक, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही नहीं है। उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार में है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल गलत है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, लेकिन राज्यपाल क्या करेगा, ये शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। शपथ आर्टिकल 219 के तहत शपथ का प्रावधान है। ठीक है, ये भी याद रखो। तो तीसरा आपका गलत है, चौथा भी सही है। ठीक, नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु, तो मैंने आपको सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु बताई थी। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष, हाई कोर्ट 62 वर्ष। तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं तो 62 वर्ष, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कर देते हैं। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, इसका मतलब पहला इसमें भी है तो ये सही होना चाहिए, पहला इसमें भी है ये सही होना चाहिए। तो ये और ये तो बिल्कुल गलत हो गए, कोई दिक्कत। पंजाब, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही। तीसरा भी सही है, दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, खुद का, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक को क्षेत्राधिकार है। मतलब अंडमान निकोबार में तो कोई हाई कोर्ट है नहीं, तो यह अंडमान निकोबार को कोई केस कहाँ जाएगा, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और लक्षद्वीप का केरल वाले हाई कोर्ट में जाएगा, बस। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखो, हाई कोर्ट की बात करूँ तो हाई कोर्ट है 25, 21 + 3 + 1, 21 पहले हो गए थे, 3 आपका मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2013 में बने। कब बने ये तीनों, 2013 में। और एक आपका बाद में बना जो कि है आपका आंध्रा या आंध्र प्रदेश का या अमरावती का हाई कोर्ट। ठीक है, तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 2 और 4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ध्यान देना है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डाउट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट। उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने के शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने के शक्ति के अंतर्गत आते हैं। परमादेश की बात कर रहा है, तो ध्यान देना है यहाँ पर, जो परमादेश है ये एक संवैधानिक अधिकार भी है, जो कि रिट जारी करने की बात हो रही है। संवैधानिक अधिकार भी है, सांविधिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 32 में है, आर्टिकल 32 में है तो मौलिक अधिकार भी है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
धन विधेयक प्रस्तुत कौन करता है, यह पूछा गया है। तो देखिए, अगर बात की जाए दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में, तो ध्यान देना केवल और केवल विधानसभा में। राज्य की बात कर रहे हैं तो केवल विधानसभा में, और केंद्र की बात करता तो केवल लोकसभा में धन विधेयक। ठीक, चलो नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत। और अगर पूछा जाए कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री होगा और जिसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, वो आपका 163 के तहत। अगर नियुक्ति की बात नहीं कर रहा है तो, लेकिन यहाँ नियुक्ति शब्द आ गया है तो 164 के तहत। 165 में क्या है कि महाधिवक्ता, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता के बारे में बात करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है, सर्वोच्च न्यायालय में कितनी है? तो वर्तमान में तो 1+33 है, कुल मिला के 34 है। तो यहाँ पे आपका सभी गलत है, पुराना क्वेश्चन है, तो वर्तमान याद रखो 34 है, टोटल 1+33। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संयुक्त बैठक, ध्यान दीजिए, संयुक्त बैठक की बात करूं तो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक। प्रावधान कहाँ से लिया गया है संयुक्त बैठक का? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। प्रावधान कहाँ से लिया गया है संयुक्त बैठक का? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पूछेगा कौन करता है संयुक्त बैठक की, तो स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कब कब नहीं बुलाई जाती संयुक्त बैठक? किस किस विषय में नहीं बुलाई जा सकती संयुक्त बैठक? संविधान संशोधन में कभी नहीं बुलाई जा सकती, धन विधेयक में कभी नहीं बुलाई जा सकती, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में कभी नहीं बुलाई जा सकती, केवल और केवल साधारण विधेयक में ही बुलाई जा सकती है। ठीक, ये संयुक्त बैठक के बारे में याद रखना। ठीक, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर पूरा थ्योरी बेस हो जाएगा। तो कुल मिला के समझ में आया कि नहीं, आपको ये बताना है। और अगर आप थ्योरी क्लास चाहते हो तो आप लोग ज़रूर बताना। थ्योरी क्लास भी पॉलिटी की जाएगी, और उतना ही किया जाएगा जितना कि इम्पॉर्टेंट है। और जैसे पिछली बार में हम लोगों ने किया था, RARO में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था पॉलिटी से। ठीक, जितना भी आया था पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आए थे, 9-10 क्वेश्चन आए थे, वो सभी के सभी फंसे थे। तो आप लोग भरोसा कर सकते हो एक बार। और पॉलिटी की क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। जितने भी क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये बताना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।